हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 25 सितंबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ काम का है। ओके, सो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट काफ़ी यूजफुल है। राइट। तो आपको पता है पैसिफिक ओशियन में काफ़ी आइलैंड कंट्रीज हैं, स्मॉल स्मॉल। राइट। और ये हमेशा से आप कह सकते हो कि यूएसए का बैकयार्ड रहा है कि पैसिफिक ओशन में यूएस नेवी और फिर उनके काफ़ी सारे मिलिट्री बेस जैसे गुआम आइलैंड, राइट, इस तरह के रहे। तो हमेशा से पैसिफिक आइलैंड को, आइलैंड कंट्रीज को एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता आया है यूएसए। उनको काफी सारे ग्रांट्स, फाइनेंशियल एड, ये सब प्रोवाइड करता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को ध्यान में रखते हुए। ओके। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर प्रॉपर डॉलर इज द करेंसी। ओके, यूएस डॉलर इज देयर नेशनल करेंसी। ओके। बट ओवर द टाइम क्या हुआ है कि स्पेशली ट्रम्प के टाइम ट्रम्प ने क्या किया था कि जैसे जापान कोरिया को भी प्रेशराइज किया था कि आप लोग ये जो मिलिट्री खर्चा है ये आप लोग खुद भी उठाइए, थोड़ा यूएसए पे डिपेंड मत रहिए पूरा। उसी तरीके से यूएस कहीं ना कहीं थोड़ा विड्रॉल करने लगा था। थोड़ा इंटरनल पॉलिसीज हो गई थी, वेस्ट एशिया से भी विड्रॉल करने लगा था। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में रशिया को मौका मिल गया उस वैक्यूम को ओवरटेक करने का, और पैसिफिक में मौका मिल गया चाइना को। और उसी को ध्यान में रखते हुए उसने इन छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज के साथ पर्सनल लेवल पर भी काफी इंगेजमेंट शुरू कर दी। ओके। तो अब कहीं जाकर यूएसए फिर से जागा है कि नहीं, हमें ये जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है यहाँ पर, उसको काउंटर करने की जरूरत है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच में। ऑलराइट। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल होस्ट ए सेकेंड समिट विद पैसिफिक आइलैंड लीडर्स as part of US charm offensive to block further Chinese inroads into strategic region that Washington has long considered its own backyard. Alright? इसके अलावा ये न्यू मनी भी देगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए अंडर सी केबल्स डालेगा। ओके। टू फेंड ऑफ चाइनास इकोनॉमिक कोअर्शन एंड स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप। इसके अलावा इनके पास कॉमन और भी मोटिव्स हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज। ओके, ये कुछ आइलैंड हैं जैसे वनाटू, ठीक है, ये मुश्किल से 1.5-2 सेंटीमीटर है सिर्फ सी लेवल से। ये जो क्लाइमेट चेंज होता है, ओशन, ये जो हमारे परमाफ्रॉस्ट ये मेल्ट होते हैं तो सी लेवल राइज होगा। ऑलराइट, तो ये आइलैंड की एग्जिस्टेंस ही पूरी तरह से थ्रेटन हो जाती है। ऑलराइट, एंड आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी होती है ना, तो सी का जो वाटर है वो वार्म होगा। एंड यू नो वार्म वाटर राइज करता है थोड़ा सा। राइट, अगर कोल्ड होगा तो थोड़ा आप कह सकते हो कि काफी थिक होता है, मतलब विस्कस होता है, तो उतना राइज। लेकिन जब वो वार्म वाटर होता है ओशन का तो राइज करता है सी लेवल। राइट, तो चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्रीन हाउस एमिशन हो, ये सब थ्रेटन करते हैं इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की एग्जिस्टेंस को। तो क्लाइमेट चेंज पे साथ में वर्क कर सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, काउंटरिंग इलीगल फिशिंग एंड सो ऑन। राइट। यूएस विल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कुक आइलैंड, ये लोकेशन आप देख लेना, न्यूजीलैंड के सदर्न साइड पर लोकेटेड है। ओके, कुक आइलैंड ये उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके अलावा एक छोटी सी कंट्री और है न्यू, इसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे और इनको रिकग्निशन प्रोवाइड करेगा यूएसए। तो प्लीज ये दो मार्क कर लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये चीजें ही एग्जाम में आती हैं, फिर समझ नहीं आता है कि यार क्यों क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे आया। ऑलराइट। उस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है स्कैरबोरो शोल। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। ओके, ये फिलीपींस के पास लाई करती है अंडर साउथ चाइना सी। ठीक है, तो ये तीन लोकेशंस आप प्लीज लिख लीजिए और मैप में इनकी लोकेशन एक बार चेक कर लेना। बाकी जब अगर कभी मैं आपको मैप पे कोई सेपरेट लेक्चर कराऊंगा तो मैं ये लोकेशंस आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आज अगर मैं ये दिखाने जाऊंगा तो हमारा लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। इसका बरो शोल। ठीक है, ये तीन लोकेशंस याद रखिएगा, कोक आइलैंड, न्यू, इसका बरो शोल। ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा यहाँ पर देखिए, ईरान से 30 बॉम्ब डिफ्यूज एंड 28 डिटेन। और ये सब किससे लिंक थे? इस्लामिक स्टेट से। राइट, तो टेररिज्म एज अ थ्रेट, तो वो सब आप उसमें लिख सकते हो। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो एससीओ से। ठीक है, ईरान मेंबर बन चुका है इसका। राइट, और ये इसी रीजन पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान सब मेंबर है। ठीक है, तो एससीओ का एक रेड करके इनिशिएटिव है, ये वही है ना, टेररिज्म को ही काउंटर करने के लिए बना है। तो अल्टीमेटली टेररिज्म इज ए इशू जिस पे सभी एससीओ मेंबर्स को कॉपरेशन करने की जरूरत है। ऑलराइट, इररिस्पेक्टिव कि आपकी पर्सनल आइडियोलॉजीज क्या है, आपकी कंट्रीज की, आपके आपस के रिलेशन कैसे हैं, बट टेररिज्म इज ए थ्रेट टू एवरीवन।
आगे बढ़ते हैं। नगोर्नो काराबक्श, ये मैटर मैं आपको पहले समझा चुका हूँ मेंस 450 सीरीज में, फिर भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जैसे अगर अजरबैजान है, ठीक है, अर्मेनिया है, तो इसमें यहां पर एक रीजन आता है नगोर्नो काराबक्श, ठीक। अब ये सोवियत जब ब्रेकडाउन हुआ ना, तब से ये चीजें इस तरीके से ये लिंजर कर रही हैं। तो ये जो नगोर्नो काराबक्श रीजन है, ये बेसिकली आता है अजरबैजान की टेरिटरी में, और वर्ल्ड ओवर रिकग्नाइज भी है कि अजरबैजान की टेरिटरी में है ये और उसी का पार्ट है। बट यहाँ पर जो अर्मीनिया है ना, तो काफी सारे अर्मीनियंस रहते हैं इसके अंदर, काफी सारे अर्मीनियंस। बट अब क्योंकि जो अजरबैजानी आर्मी थी, इसने यहाँ पर अर्मीनिया को डिफीट कर दिया है, तो अब यहाँ पर जो अर्मीनियंस रह रहे थे, इनको अर्मीनिया वापस अपनी कंट्री में लेने के लिए तैयार है। राइट, दिस इज द न्यूज। क्लियर, चलिए देखते हैं। 1,20,000 ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh will leave for Armenia, as they do not want to live as part of Azerbaijan and fear ethnic cleansing. Karabakh Armenians were likely to leave the region, and that Armenia was ready to take them in following the defeat last week at the hands of Azerbaijan in a conflict. So ये जो कराबक रीजन है, ये टेरिटरी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान बट प्रीवियसली बियॉन्ड बाकूज कंट्रोल। ओके, तो वो टेरिटरी लाई तो करती थी अजरबैजान में, बट वो थी अंडर अर्मीनिया के कंट्रोल में, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो उसको फाइनली अब अजरबैजान ने पूरी तरह से ले लिया है। ऑलराइट, नाउ अजरबैजान ने कहा तो है कि वी विल गारंटी द राइट एंड इंटीग्रेट द रीजन, बट अर्मेनियंस को डर है इस बात का। ठीक है, अब आपके प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा वो है ये लचिन कॉरिडोर। ठीक है, अगर प्रीलिम्स में सीधे आपको 2 मार्कर दे दिया जाए लचिन कॉरिडोर न्यूज में क्यों था, तो रिमेंबर अर्मेनिया अजरबैजान के कराबक रीजन के जो कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर था। प्लीज, हाँ, डोंट फॉरगेट दिस। इसी तरह से बस क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में, जो आपको आपकी जो मंथली मैगजीन सॉर्ट ऑफ चीजें हैं जिन पे आप हद से ज्यादा रिलाई करते हैं, उसमें नहीं होती इतनी माइनर चीजें। कौन न्यूज़पेपर पूरा पढ़ के आपके लिए आर्टिकल बना रहा है? वो एक आर्टिकल बना के अपना अमाउंट लेके कोचिंग से चले जाते हैं, दे डोंट केयर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर लचिन कॉरिडोर। ओके, मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि आप ये सब एक जगह पर बाद में नोट डाउन कर सकें। ठीक है, लचिन कॉरिडोर, हमने कोक आइलैंड देखा, इसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा। न्यू एक स्मॉल कंट्री है, स्कैब बरोक, शोल, ये साउथ चाइना सी में है। ठीक है, तो ये चारों चीज आप याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए। आज प्रीलिम्स के लिए काफी कुछ मिलेगा आपको इस पेपर में। चलिए, यहाँ पर नासा का एक मिशन था ओसिरिस रेक्स, और ये क्या था? एस्टेरॉइड से सैंपल रिटर्न मिशन था। और ये सैंपल लेके आने वाला था एस्टेरॉइड से, तो वो ले आया है। नासा's फर्स्ट एस्टेरॉइड सैंपल फेच्ड फ्रॉम डीप स्पेस पैराशूटेड इन दी उटा डिस्ट्रिक्ट। ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर ऊपर से इसने इसको छोड़ दिया था, जो कि वहां पर एक डेजर्ट में जाके गिरा है। ऑलराइट, और जिस एस्टेरॉइड से सैंपल लिया उसका नाम क्या है? बेनू। ऑलराइट, सो रिमेंबर ओसिरिस एस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, एस्टेरॉइड बेनू, और ये ओसिरिस है क्या? इट इज ए सैंपल रिटर्न मिशन। क्लियर? तो ये था इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड चीजें। अब हम चलते हैं एक्सप्लेन पेज पर। तो नीट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, उसको 0 कर दिया है, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, हमारे एग्जाम के काम का नहीं है, हमारे काम का है 5I अलायंस। ये क्या है? ठीक है, देखिए, एक सिंगल लाइन में अगर बताना है तो इट इज ए इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट। इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन 5 कंट्रीज, राइट। और 5 कंट्रीज के नाम याद रखना मुश्किल नहीं है। यहाँ लोग जियोग्राफिकली लोकेशन में कनाडा, यूएसए, ठीक है, सबसे अच्छे रिलेशन है दोनों के। सबसे नीचे आ जाइए डाउन साउथ, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों नेबर अगेन। ओके, और बीच में यूके। क्यों ये यही मेंबर क्यों है? क्योंकि देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, जब जर्मनी और जापान काफी ऑफेंसिव थे, ठीक है, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि यार हमें पहले तो इनकी ये जो इंफॉर्मेशन कोड्स हैं, इन कोड्स को ब्रेक करना होगा, राइट। और आपको पता है उस टाइम जो इंटरनेट था, वो एक्चुअली इंटरनेट आज जो है वो है बनाया किसने था? यूएस मिलिट्री ने, अपनी मिलिट्री पर्पस के लिए। बाद में उसको सिविलियन यूज के लिए निकाला गया है, राइट। तो इस एग्रीमेंट की शुरुआत भी यूएस यूके के बीच ही हुई थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर बाद में इसको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब ने ज्वाइन किया। ये 5I अलायंस है, ठीक है। और इन पांचों कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं? काफी अच्छे हैं, राइट। इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नाउ कनाडा ने एलिगेशन लगाए कि इंडिया के लिंक थे इन असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। ओके, तो इसी वजह से इम्पैक्ट ट्रेड इमिग्रेशन सब पे असर पड़ा है। लाइक हमने एफटीए के जो नेगोशिएशंस थे वो रोक दिए हैं। ठीक है, हमने कैनेडियन सिटीजन को वीजा इशू करना बंद कर दिया है, बट अभी तक कनाडा ने उस वे में रेसिप्रोकेट नहीं किया है कि वो हमारे जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं उनको निकाले, अभी तक नहीं किया एटलीस्ट। ओके, तो उस लेवल तक बात ना पहुंचे वही बेटर होगा। नेक्स्ट इज 5 कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ठीक है, ओरिजिन कहां से हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ, बिटवीन यूएस एंड यूके डिसाइडेड टू शेयर इंटेलिजेंस। इन 1943 ब्रिटेन यूएसए एग्रीमेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस। और ये बाद में इट इज कॉल्ड एज यूके यूएसए, नॉट ब्रिटेन यूएसए। अब इंग्लैंड, ब्रिटेन एंड यूके, इन तीन में फर्क क्या है? मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है 30 सेकंड का, उसमें देख लेना अगर नहीं पता है तो। बट आई एक्सपेक्ट कि एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको अब तक पता होगा इनमें डिफरेंस। नहीं पता हो तो एटलीस्ट देख लेना। नाउ ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1946 में, कनाडा ने ज्वाइन किया 49 में, न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया 56 में। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस किसने कौन से ईयर में ज्वाइन किया, ओके, बस इन लोगों ने ज्वाइन किया, ये काम का है। ठीक है, ये कोई ऐसा ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया था कभी। इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, कॉमन इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइट्स ऑफ चाइना। जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ चाइना है। ठीक है, और इन सब की आपस में इतनी बॉन्डिंग क्यों है? एक तो पहला कॉमन लैंग्वेज एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ट्रस्ट क्योंकि आपने लगभग 2 वर्ल्ड वॉर साथ मिलकर लड़ी है। ओके, ये कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ये सब एक तरफ रहे हैं दोनों वर्ल्ड वॉर में। ओके, तो उसके बाद सभी के सभी अच्छी खासी डेमोक्रेसी हैं, राइट, डेमोक्रेटिक नेशन है दोनों, और सभी, और डेवलप्ड नेशंस भी हैं सभी। दे आर डेमोक्रेटिक, दे आर डेवलप्ड, राइट, एंड दे आर क्वाइट क्वाइट पीसफुल इन एग्जिस्टेंस। एटलीस्ट वहाँ इतने ज्यादा फसाद देखने को नहीं मिलते हैं हमें मोस्टली। ठीक है, लाइक अनलाइक अफ्रीकन एंड साउथ एशियन कंट्रीज। देन इन लोगों ने स्टैब्लिश किया 2016 में ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल। बट यहाँ पर क्लोजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है एक दूसरे के पास, मतलब जो बाकी मेंबर को पसंद है वो आपको भी एग्री करना पड़े, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2021 में न्यूजीलैंड ने कंडेम नहीं किया था चाइनीज एक्शंस को इन हांगकांग। हांगकांग आपको पता है 99 में यूके ने हैंड ओवर कर दिया था चाइना को। ठीक है, बट अंडर 2 स्टेट एग्रीमेंट किया था कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं ये ऐसे ही चलेंगे, बट विद इन ओवरऑल सॉवरेनिटी ऑफ कम्युनिस्ट चाइना। ठीक है, तो हांगकांग में ये काफी सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता रहता है, तो ये बाकी सब कंट्रीज कंडेम करती हैं उसको, बट ये नहीं करता है न्यूजीलैंड। ठीक है, उइग्युर माइनॉरिटी के अगेंस्ट भी काफी सारा वायलेशन करता है चाइना, बट इसको भी न्यूजीलैंड ने कंडेम नहीं किया, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि न्यूजीलैंड की डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट पे डिपेंड है, एंड चाइना इज देयर बिगेस्ट मार्केट फॉर न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट। ओके, इसके बाद कॉर्ड आप जानते हो, आकुस आप जानते हो, ये सब चाइना काउंटर करने के लिए बनाए गए। ये सब फालतू की बातें हैं इस आर्टिकल में, कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि मसूर दाल के अब रेट बढ़ जाएंगे, इसके बढ़ जाएंगे, मिल्क के कम हो जाएंगे, ये सब इतना 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 माइन्यूट चीज़ आपके काम की नहीं है। ठीक है, बस आपको कुछ एक बात ही जाननी है, जैसे कि यू नो कि हमारे यहाँ पर अगस्त सबसे ड्राइएस्ट रहा है अब तक का। ठीक है, बट सितंबर में कुछ हद तक भरपाई हुई है, बट स्टिल इवन आफ्टर दैट हमारे यहाँ जो रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, उनमें वाटर लेवल ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो और बारिश कम होने की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। तो अब जो राबी वाला टाइम आएगा, राबी क्रॉप का, ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा लो प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ऑलराइट, तो अब जब किसी चीज का लो प्रोडक्शन होता है तो देन वन थिंग इज ऑब्वियस कि प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। राइट, तो हमें शायद एक बार फिर से इन्फ्लेशन फेस करना पड़ सकता है ड्यूरिंग राबी सीजन। राइट, बस इतने से पॉइंट्स हैं इसमें, बाकी आप ये ऐसे बच्चों की तरह एक एक चीज मत पढ़िए। होयसाल टेम्पल, 3 टेम्पल को मिला है यहाँ पर यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में जगह। तो होयसाल, ये मैं आपको प्रॉपर पूरी एक डायनेस्टी भी कराऊंगा, और इसी के साथ मैं आपको कराऊंगा वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, हमारे यहाँ 3 स्टाइल रही है ना आर्किटेक्चर की। नॉर्दर्न रीजन में नगर स्टाइल, राइट, सदर्न रीजन में द्रविडियन स्टाइल, और बीच का जो रीजन है हमारा उसमें रही है विसारा स्टाइल। ठीक है, प्रोमिनेंट ये 3 रही हैं। उसके अलावा तो फिर आपके पास मालवा आर्किटेक्चर भी आ जाता है। ठीक है, उधर आपके पास जौनपुर आर्किटेक्चर आ जाता है, राइट, एंड यहाँ पर फेमस सबसे इंपॉर्टेंट कलिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, तो मैं अपने हिस्ट्री लेक्चर में आपको ये सब कराऊंगा, बट फिलहाल के लिए होयसाल डायनेस्टी क्योंकि न्यूज में है तो इस पे मैं आपको एक सेपरेट मेन सीरीज में लेक्चर दे दूंगा। ऑलराइट, बाकी ये सब अलग अलग आर्किटेक्चर वाली चीजें ये मैं अपनी हिस्ट्री वाली सीरीज में कराऊंगा, जो मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दी है बिकॉज स्टूडेंट्स आर येट टू स्टार्ट देयर प्रीलिम्स प्रिपरेशन।
वो थोड़ा सा अभी किसी और ही मोड में चल रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रीलिम्स के लिए बच्चे सीरियस हो जाएंगे तब हम हिस्ट्री की डायनेस्टी फिर से रिज्यूम कर देंगे। बट जब तक के लिए हमने साउथ इंडियन डायनेस्टीज पूरी कंप्लीट कर ली हैं एंशियंट टाइम की, ठीक है। और उसके अलावा हमने एंशियंट इंडिया के टाइम की जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब कवर कर लिए। तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। अगर पसंद आएंगे आपको तो फिर हम लोग आगे की डायनेस्टीज कवर करेंगे। चलिए, तो ये कब बनाए गए थे ये टेम्पल? 12th और 13th सेंचुरी में। और कौन से 3 टेम्पल हैं? पहला है चेन्ना केशावा, बेलूर में। पहले तो होयसाल की देखिए दो कैपिटल रही है, पहले बेलूर और फिर हेल्बिडो। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। होयसाल डायनेस्टी कब रूल कर रही है? 11 टू 13 सेंचुरी। सेकेंड, दो कैपिटल बेलूर और हेल्बिडी, ठीक है। चेन्ना केसावा टेम्पल, इट इज अ विष्णु टेम्पल। होयसालेश्वरा एंड केसावा टेम्पल, सोमनाथपुरा, ठीक है। These first two were Vishnu temple, these two, ठीक है। एंड दिस वन इज शिवाइट टेम्पल। ये माइन्यूट बातें याद रखना जरूरी हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको इस तरीके से पूछ ली जाती हैं। ऑलराइट, सो केशवा टेम्पल इज शिवाइट टेम्पल। वो आपको नाम से लगेगा केशव, केशव मतलब कृष्णा एंड कृष्णा मीन्स विष्णु। नो नो, केशवा टेम्पल इज शिवाइट। नेक्स्ट, तो ये होयसाल्स थे कौन? सो ये 10th सेंचुरी में प्रोमिनेंट बने और 14th सेंचुरी तक आते आते दे वर फिनिश्ड। ओके, सो दे बिगेन एज ए प्रोविंशियल गवर्नर्स अंडर वेस्टर्न चालुक्यन। नाउ यू नो, आज का जो कर्नाटका और थोड़ा महाराष्ट्र वाला रीजन, वेस्टर्न चालुक्यन रूल कर रहे थे वहाँ। यू रिमेंबर द चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकंड हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन बैंक्स ऑफ नर्मदा, राइट? चालुक्यन किंग। और इधर साउथ में रूल कर रहे थे यहाँ पर हमारे पल्लवास, ठीक है। ये अगर ये मैप है हमारा, तो यहाँ पे रूल कर रहे थे चालुक्यास, इधर इधर रूल कर रहे थे पल्लवास। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी बहुत चला है। ये मेंस में आपको काफी चांसेस होते हैं वेस्टर्न चालुक्यास और पल्लवास के कन्फ्लिक्ट पूछे जाने के, ठीक है। तो आपको पता ही है यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड वो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ठीक है। उसने महेंद्र वर्मन वन को हराया। फिर महेंद्र वर्मन वन का बेटा आया नरसिम्हा वर्मन वन, यानी कि ममल्ला, ओके, जिसको ममल्ला कहते थे। तो इसने फिर पुलकेशिन सेकंड को सिर्फ डिफीट ही नहीं किया बल्कि ही ऑल्सो किल्ड हिम। ऑलराइट, तो ये इनकी कन्फ्लिक्ट चलते रहे आपस में। तो ये आप ये दोनों डायनेस्टी में करवा चुका हूँ, ठीक है। वीडियो पड़े हैं चैनल पे अगर आप देखना चाहें तो। नेक्स्ट, तो जब ये वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास दे ऑल क्रम्बल्ड, तब जाकर होयसाल एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज ए प्रोमिनेंट पावर। ओके, इनकी कैपिटल पहले बेलूर रही है, उसके बाद हेल्बिडू। हेल्बिडू यानी द्वार समुद्र, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के आते आते द्वार समुद्र कहलाने लगा था, जो मलिक कफूर ने जीता था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। चेन्नई केसावा टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है, बनवाया था किंग विष्णुवर्धन ने टू मार्क हिज विक्ट्री ओवर द चोलास। और इसीलिए क्योंकि विक्ट्री हुई थी यहाँ पर उनकी, तो उन्होंने इसका नाम रखा विजय विजय नारायण टेम्पल। केशावा टेम्पल ये सोमनाथपुरा में है। ओके, देन होयसालेश्वरा टेम्पल इन हेल्बिडू, इट इज ए शिवाइट टेम्पल। मैंने आपको शायद यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता देता, आई एम सॉरी फॉर दैट। दिस शिवाइट टेम्पल, दिस होयसालेश्वरा टेम्पल इज this Hoysala temple is Shivite temple. Okay, this one. I'm sorry. नेक्स्ट, मंदिरों में यूज किया हुआ है सोप स्टोन। अब सोप स्टोन क्या होता है? सोप स्टोन देखिए, इसके सबसे बड़े बेनिफिट है सोप स्टोन के कि यहाँ पे आप इजीली स्कल्पचर्स को कार्व कर सकते हो। ज्यादा हार्ड मटेरियल होगा तो वो स्कल्पचर्स वो डिजाइन बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। यूज ऑफ सोप स्टोन, ए मैलेबल स्टोन दैट इज इजी टू कार्व। इसीलिए यहाँ पे काफी अबंडेंस देखने को मिलता है हमें स्कल्पचर्स का। आप देख सकते हैं ऊपर मंदिर में, ठीक है। और ये जो ये बना है ना नीचे, ये स्टार शेप बोलते हैं इसको, प्लेटफॉर्म है ये, स्टार शेप प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये इसका बेस बनाता है मंदिर का। वो सब हम देखेंगे वे सारा स्टाइल जब बात करेंगे, ठीक है। स्कल्पचर में हमें एनिमल देखने को मिलते हैं, सीन ऑफ डेली लाइफ, एपिक्स, पुराण से भी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें डेली लाइफ की चीजों में ये देखने को मिलता है कि उनकी क्लोथिंग वगैरह क्या थी, हेड हेड गियर पहनते थे, क्लोथ क्या पहनते थे। तो अल्टीमेटली मतलब ये मंदिर सिर्फ रिलीजियस नहीं है, ये हमें उस टाइम की जो भी सोसाइटी थी जैसी भी, उस टाइम की सोशल कंडीशन भी बताता है। ऑलराइट, सो दे आर एक्चुअली यूनिक कन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दिस स्टाइल, द्रविडियन, ओके, विसारा एंड नगर, तीनों का मिक्स है। द्रविडियन आर्किटेक्चर, विसारा स्टाइल एंड नगर स्टाइल। स्टार शेप प्लेटफॉर्म होता है इनका, यानी कि बेस, ठीक है। इंटरेस्टिंग फीचर है कि यहाँ पे साइन करे हैं जो भी जिन लोगों ने भी स्कल्पचर बनाए थे या जो मैसन्स थे ना, उन्होंने साइन करके अपने नाम लिखे हैं इस पे बकायदा। और जो कि बहुत रेयर हमें कहीं देखने को मिलता है। ओके, और इस टाइम पर जैनिज्म ज्यादा स्ट्रांग था इस रीजन में, कर्नाटक रीजन में। बट जब ये मंदिर वगैरह बने तो इट टर्न टुवर्ड्स हिंदुइज्म। ऑलराइट,
तो चलिए 2 पेज कंप्लीट हुए। यहाँ पर यार कुछ बड़ी खतरनाक न्यूज़ है दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉस्ट हिज कूल ऑन देन आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल एंड कंपेयर्ड हिम टू स्नेक हु सिट ओवर होर्ड ऑफ मनी। फिर देखिए क्या होता है कि आरबीआई क्या है, वो गवर्नमेंट का ही है अल्टीमेटली, तो उसको ना एक डिविडेंड देना पड़ता है एनुअली। तो काफी सारा डिविडेंड ना यहाँ पे आरबीआई अपने पास रख रहा था एंड ही वाज वेरी एडमेंट कि नहीं, ये प्रॉफिट हम लोगों ने बहुत मुश्किल से बनाया है तो हम ऐसे गवर्नमेंट को शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत कम शेयर करते, तो उसी को लेके शायद प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा होगा कि जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है खजाने पर, वैसा कुछ। बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। American spy agencies provided information to Ottawa after the killing of 6 separatist leader. नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देखिए यूएस कनाडा के टाइज बहुत क्लोज हैं। मतलब उनके यहाँ आपको बॉर्डर पे होटल्स मिल जाएंगे, बॉर्डर पास हो रही है बीच होटल से। ठीक है, बट एट द सेम टाइम रशिया और चाइना भी इस पूरे इशू को बहुत कीनली देख रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि क्या इस इशू से इंडिया और वेस्ट के बीच में कोई वेस्ट क्रिएट हो सकता है। मतलब जैसे यूएसए थोड़ा केयरफुल है कि नहीं यार, हमें इंडिया को एक हद से ज्यादा पुश नहीं करना है इस केस में। ऑलराइट, वरना फिर वो रशिया के क्लोज जाने वाला काम हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर सिर्फ बात कनाडा इंडिया की नहीं है, कनाडा के साथ साथ यूएसए एंड पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की है कि आप इंडिया के साथ आपके रिलेशन किस तरफ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूएन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस लॉन्च्ड ए जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। ओके, तो जैसा नाम से ही क्लियर है, कहीं ना कहीं हम जो साउथ की कंट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, यानी हमारी जो भी एक्सपर्टीज वगैरह हैं वो हम उनको देंगे। All right. It aims to share the country's best practices with partner countries in the global south. और इसका पूरा इवेंट का नाम क्या था? इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट। एक्शन प्लान फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। ये सब चीजें हैं जिसमें हमने कुछ अच्छा अचीव किया है, तो हम शेयर करना चाहते हैं इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ। ये वही सब पॉइंट्स हैं विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, पर एक बार देख लेते हैं क्विकली। 128th अमेंडमेंट बिल है ये। ठीक है, पास हो चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एलोकेट करेगा 33% सीट्स इन स्टेट एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडीज। अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो काफी लो है रिप्रेजेंटेशन। ओके, काफी लो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे 15% है सिर्फ लोकसभा में और 12% है राज्यसभा में विमेन का, जबकि ग्लोबल एवरेज है 26.5%। ऑलराइट, देन विमेन का रिप्रेजेंटेशन इवन स्टेट असेंबलीज में भी काफी डिसमल है। फॉर एग्जाम्पल 3.1% नागालैंड टू 23.1% इन बिहार। बिहार में तो फिर भी अच्छा है, बट नागालैंड और ऐसे कई स्टेट्स में काफी पुअर है। अगर ये बिल इम्प्लीमेंट होता है तो प्रेजेंट जितनी सीट है उसके रिस्पेक्ट में 181 सीट्स रिजर्व हो जाएंगी विमेन के लिए, और करेंटली विमेन होल्ड करती हैं 82 सीट्स ओनली। ऑलराइट, उसी तरीके से असेंबली, सभी स्टेट असेंबलीज को मिला लें तो करेंटली है 740 विमेन लेजिस्लेचर, वो बढ़ के हो जाएंगे 2000 जब ये बिल फोर्स में आएगा। ऑलराइट, तो जब फर्स्ट लोकसभा बनी थी इंडिपेंडेंस के बाद तो सिर्फ 5% विमेन थी, लेकिन आज एटलीस्ट 15% है। ठीक है, तो प्रोग्रेस तो की है हमने। नाउ 33% रिजर्वेशन टू वुमेन कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स। पहले तो ये याद रखिए कि 15 ईयर्स के लिए दिया गया है, उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा दोबारा। ऑलराइट, एंड बट इसमें क्योंकि अब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पर भी लागू हो रहा है ना, तो इसलिए हमें इस अमेंडमेंट में चाहिए 50% स्टेट्स का भी कंसेंट। मैंने आपको बताया है 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो इसको हम अंडर आर्टिकल 360 कंसिडर नहीं करते हैं इस अमेंडमेंट को। अमेंडमेंट माना जाता है बट नॉट अंडर आर्टिकल 360। अंडर आर्टिकल 360 सिर्फ दो ही हैं, एक है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, दैट इज 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट। ठीक है, और ये स्टेट का कंसेंट हम लोग सिर्फ एक ही केस में लेते हैं, अगर ये किसी भी तरह से फेडरल प्रोविजंस को इम्पैक्ट कर रहा है तो। ऑलराइट, तो क्योंकि ये बिल अप्लाई होगा सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज पर भी, इसीलिए हमें 50% स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। राइट, एंड उसके बाद हर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ये रोटेट होंगी सीट्स। 1/3 सीट्स आज अगर रिजर्व हैं तो फिर अगली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद कोई दूसरी 1/3 सीट्स रिजर्व हो जाएंगी, और जो अभी रिजर्व थी वो ओपन हो जाएंगी। ऑलराइट, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा आफ्टर न्यू सेंसस, और उसके बाद जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी उसके उसके बाद। ठीक है, पहले सेंसस कराइए, फिर उसके जो भी पॉपुलेशन का लेटेस्ट डेटा होगा उस बेसिस पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कीजिए, और फिर जाकर आप ये रिजर्वेशन दीजिए।
ओके, तो एटलीस्ट वो जो लेटेस्ट सेंसस होगा ना, इट विल रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उम्मीद है कि ये 2029 के जनरल इलेक्शन से शुरू हो जाएगा, बट कुछ लोगों का कहना है ये फ्रॉड है विमेन पर, आप इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे हो? बट इमीडिएट नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि अगर अभी करने जाएंगे तो जो लोग ऑलरेडी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहे हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे कि हमें 20-30 साल लगते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना नाम बनाने में, और आज आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी छीन कर वुमेन्स को दे रहे हो सीधे। ठीक है, तो वो नहीं होगा, वो तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन होगा, तो ओवरऑल पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ेंगी। ओके, अब वो 900 भी हो सकती है, वो 800 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। तो फिर वो जो आएंगी ना उसमें से 33% रिजर्व की जाएंगी, मतलब न्यू सीट्स होंगी। चलिए, व्हेन इनेक्टेड इट विल एम्पावर women एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं women को, जैसे वायलेंस, ऑपरेशन, फीमेल फर्टिसाइड, चाइल्ड मैरिज, डॉरी, डोमेस्टिक अब्यूज, रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऑनर किलिंग, ट्रैफिकिंग एंड द वेज गैप। तो एटलीस्ट ये रिजर्वेशन इंस्पायर करेगा मोर women टू एंटर पब्लिक लाइफ, टेक ऑन लीडरशिप रोल एंड चैलेंज द patriarchal नॉर्म्स एंड stereotype दैट लिमिट देयर potential. This bill will improve the quality and effectiveness of governance and policy making. Women legislatures tend to be more responsive, accountable, honest, and collaborative than their male counterpart. ऐसा माना जाता है. Focus more on issues related to health, education, welfare, environment, and social justice. Now, policies and laws will be more inclusive, progressive, and beneficial. तो ये सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होता ही होगा या ऐसा होगा ही, बट ये ऐसा परसेप्शन है कि women could be more honest, more sensitive, more inclusive. ओके, तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो अगर क्वेश्चन आता है आपको तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे अलग अलग से बड़ी बड़ी कोचिंग के मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने न्यूज़पेपर पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म है कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है, क्या ये जो मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ बना रखी, क्या ये खाली करेंगे सीट? और अगर खाली करेंगे भी तो क्या गारंटी है कि उस पे जो विमेन नॉमिनेट होगी वो ये लोग अपनी बिहाफ में नहीं कर सकते किसी को, ठीक है, अपने परिवार से, अपनी वाइफ, अपनी डॉटर को, ठीक है, तो वो भी एक है उसका कि ये हो सकता है। फिजिबिलिटी, डिजायरेबिलिटी एंड इम्प्लीकेशंस। नो, अब इसमें सबसे बड़ी बात की गई कि विमेन में डिवीजन करने की बात की गई थी ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन एंड क्लास, ठीक है, क्योंकि ये 33% रिजर्वेशन जो विमेन को दिया गया उसमें ओबीसी की विमेन के लिए अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए था, ऐसा कुछ पार्टीज का कहना है। अदरवाइज इट विल ओनली बेनिफिट द अपर कास्ट एंड अर्बन विमेन, और ये इनका जो कंसर्न है ये ऐसे फालतू ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक अराउंड 460 सम एमपीज रही हैं विमेन एमपीज सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, और इसमें से 98% जो थी वो सब अपर कास्ट से आती हैं। ओके, नॉट इवन ओबीसी, ओनली अपर कास्ट। तो ये कंसर्न जेन्युइन भी था, तो शायद ओबीसी की विमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए था, और अगर अभी नहीं भी दिया है तो इसको आप ज़्यादा लंबे समय तक डिनाई नहीं कर सकते। एक बार ये फोर्स में जब आएगा तो वो अमेंडमेंट किया जा सकता है उसमें वापस, और ये विमेन को रिजर्वेशन दिया जा सकता है अलग से। इट्स नॉट दैट बिग डील। ओके, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये फ्रेगमेंट कर देगा सोसाइटी को अलोंग कम्युनल लाइंस एंड अंडरमाइन यूनिटी एंड सॉलिडारिटी अमंग विमेन, एंड नॉट जस्ट ओबीसी विमेन, इवन माइनॉरिटी विमेन के लिए भी इसमें अलग से रिजर्वेशन डिमांड किया गया था, ठीक है। Now, another point of criticism is that it may reduce the merit and competence of legislature. It compromises the quality and efficiency of governance, and maybe women may be nominated by their male relative or patrons. तो वो तो होता ही है। Okay, candidates may lack the necessary experience, education, skill, and vision to perform their duties effectively and lead to perpetual inequality. तो ये सब तो लिखने तो पड़ेंगे आपको एग्जाम में, बट ये सब फालतू की क्रिटिसिज्म है, वी ऑल नो दैट। ओके, क्योंकि आज हमारे यहाँ कितने 139 एमपी बीजेपी से हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, 29 कांग्रेस से आते हैं, ठीक है, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। राइट, तो यहाँ पर आप ये सब बातें बोलना कि इनको एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, विजन नहीं है परफॉर्म करने का, तो ये सब ये वैलिड नहीं है। न्यू सिस्टम में डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल सिस्टम एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स, एंड दिस में अफेक्ट द कंटिन्यूटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर, चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रीक्वेंटली, अफेक्ट द लॉयल्टी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोटर्स। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अपनी पकड़ बनाने में कई डेकेड्स निकल जाते हैं इनको। चलिए, ये परसों की न्यूज़ थी कि जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स ने इंडिया की जो बॉन्ड्स हैं उनको लिस्ट किया है, तो ये अच्छी बात है, डॉलर इन्फ्लो बढ़ेगा इंडिया में। JP Morgan announced that Indian government bonds will be included in its emerging market bond index. Okay, this index paves the way for billions of dollars of inflows
that will help deepen the country's bond market. It could also potentially lead to India's entry in similar indices like Bloomberg, FTSE indices, which will only amplify the capital inflows. ओके, तो अल्टीमेटली हमें बस एक ही बेनिफिट होगा इससे कि हमारा डॉलर इनफ्लो बढ़ेगा. ऑलराइट. और फिर जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो अभी क्या है कि सारी जिम्मेदारी इंडियन बैंक्स की हो जाती है कि ये बॉन्ड परचेज कीजिए और गवर्नमेंट को पैसा दीजिए. और उसके बाद फिर बैंक के पास जब उसने ज्यादा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिया तो उसके बाद नीचे पब्लिक को लोन देने के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं होता. ठीक है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन तो मेंटेन करना है. तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये लोन हो जाते हैं कॉस्टली पब्लिक के लिए. ठीक है. अब सपोज कि ये बॉन्ड खरीदने के लिए एक खरीदार और आ गया, दैट इज फॉरेनर्स. ऑलराइट, ये वाले. तो अच्छा है ना कि ये बॉन्ड ये लोग परचेज कर लेंगे, तो ये बैंक की जो कैपिटल थी, जो उसको परचेज करनी पड़ती थी बॉन्ड, ये फ्री हो जाएगी. तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो नीचे पब्लिक को थोड़ा कम इंटरेस्ट पे दे पाएगा. ऑलराइट. एंड इट विल ऑल्सो एक्ट ए सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको कई साल लगते हैं. न्यूक्लियर प्रोजेक्ट उसे 6-7 साल लग जाते हैं बनाने में. तो हमें चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल 10 ईयर की बॉन्ड के साथ. इट विल डीपन कंट्रीज इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, तो इसके साथ हमारा इंटीग्रेशन बढ़ेगा. बट एट द सेम टाइम आपके दिमाग में ये भी आएगा कि फिर अगर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, वहां कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां डाउनटर्न आएगा, तो क्या इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा. वही तो चैलेंज है सबसे बड़ा इसमें कि आप कैसे इंसुलेट करोगे फिर खुद को इसमें. नाउ दिस कुड एक्सर्ट ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, क्योंकि जब ज्यादा खरीदार आ जाते हैं तो यील्ड आपकी ठीक हो जाती है. इट वर्क्स लाइक दिस. अगर 100 रुपीज है और मैं 8% प्रॉमिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए आपसे, ठीक है, तो मैंने 100 रुपीज का बॉन्ड इशू किया आपको. ठीक है, तो उसमें यील्ड कितनी दे रहा हूँ मैं? 8%. तो ये आपके लिए कहलाएगी आपकी यील्ड, प्रॉफिट 8%. ठीक है. पर सपोज एक यहाँ पे आप थे, ठीक है, और आप ही खरीदार थे मेरे पास, यानी कि आप बैंक हो सपोज. ठीक है, तो मैं आपको 8% प्रॉमिस किया तब आप आए. लेकिन अगर मेरे पास यहाँ से एक और खरीदार आ गया कोई, ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि मेरी बॉन्ड तो बिकी जाएगी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? आई विल से कि नहीं नहीं, मैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे 4% ही दूंगा. ठीक है, क्योंकि दो खरीदार है मेरे पास, आप नहीं लोगे तो वो लेगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुई, जो यील्ड पहले आपको 8% मिल रही थी, वो अब आपको कितनी मिल रही? 4%. तो ये गवर्नमेंट की नजर से तो फायदेमंद हुआ ना. ठीक है, गवर्नमेंट को पहले 8% देना पड़ा था, अब 4% दे रहा है. ओके, तो इट विल मॉडरेट हैव ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड. तो ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात होगी. ऑलराइट. ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स, thereby lowering the cost of capital and in the broader economy. और तो अल्टीमेटली सस्ता लोन रेज किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी अपनी बॉन्ड निकालते हैं, जैसे सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू की जाती है. ठीक है, उसमें भी जब दो दो खरीदार आ गए अब, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको भी कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसकी भी यील्ड क्या हो जाएगी? लो. ऑलराइट. तो अब एक प्राइवेट कंपनी के लिए लोन रेज करना कितना इजी हो जाएगा ना, सस्ता हो जाएगा. तो अल्टीमेटली मेरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू होगा. ठीक है, lowering the cost of capital in the broader economy. Now, the increase in capital flow could ease concern over financing of countries' current account deficit. It will free up the capital for the banking sector to lend. It inject a degree of volatility in local debt market. ठीक है, ये चैलेंज है एक. ठीक है, इंक्रीज स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस, क्योंकि अब आपको फॉरेनर्स और खासकर इतने बड़े बड़े इंडाइसिस को भी जवाब देना है. तो ऐसा नहीं कि आप बेतहाशा पैसा बहाते रहो, डेट क्रिएट करते रहो कंट्री पे, ऐसा नहीं चलेगा. इट विल हैव इम्प्लीकेशन फॉर डोमेस्टिक करेंसी एज वेल. ऑलराइट, तो ये काम की न्यूज़ थी, हमने देख ली. क्लाइमेट एप्लीकेशन, देखिए इसमें आपके काम का कुछ नहीं है, बट अगर आप चाहो तो मैं आपको ये तो कराऊंगा ही, ग्लोबल स्टॉक टेक अपने 450 सीरीज मीन्स में. बाकी इसको अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है. बस यूके और यूएसए का है कि यूएसए तो फिर भी अपने शायद पेरिस क्लाइमेट टारगेट मीट करने के लिए चल रहा है, बट यूके कहीं ना कहीं अपने प्रोमिस से थोड़ा बैक ऑफ कर गया है. ठीक है, यहाँ पे बाइडेन ने बनाए, इससे पहले जो जॉनसन था उनका प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था कि हम 2025 तक बैन कर देंगे सभी डीजल कार को. ठीक है, बट ऋषि सुनाक ने, जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इसको बढ़ा दिया. उन्होंने कहा कि नहीं यार 2030 तक करेंगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बैक ऑफ कर रहे हो अपने कमिटमेंट से. ठीक है, पर इतना सी क्रक्स था उसमें. डोंट रीड ऑल दिस, क्योंकि इसमें यहाँ पे सिंपल सा इनका ये कहना है कि ये सिर्फ न्यू बिल लाकर, क्रिमिनल लॉज को जो नए बिल आ रहे हैं उससे कुछ नहीं बदलेगा. ठीक है, आपको वो इंस्टीट्यूशंस को ओवरहॉल करने की जरूरत है जो डिलीवर करते हैं क्रिमिनल जस्टिस. राइट, तो लॉ बदलने से कुछ नहीं होगा, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वालों को बदलना होगा, उनको इम्प्रूव करना होगा. चलिए अब आ जाते हैं इकोनॉमी पेज पर. पहले तो मैं आपको यहाँ से श्योर कर सकता हूँ कि यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन जरूर मिलेगा,
क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पोर्ट के नाम दिए हैं। कोलंबो पोर्ट, ये आपको पता है कहाँ है? सिंगापुर पोर्ट। जाबेल अली पोर्ट, क्या ये आपको पता है कहाँ है? ये काम का है आपके। राइट। जाबेल अली इज इन दुबई, यूएई। वो पोर्ट बनाकर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। जाबेल अली पोर्ट, दुबई, यूएई। ठीक है। पोर्ट क्लांग, पोर्ट क्लांग कहाँ है? पोर्ट क्लांग आपका आता है मलेशिया में। राइट। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, शुरू में ही मैंने आपको कुछ लोकेशन बताई और ये भी। ठीक है। गलाथिया बे, गलाथिया बे हमारे ही अंडमान के पास है। और वाधावन पोर्ट ये आपके महाराष्ट्र में आता है। ठीक है। तो प्लीज ये सब लोकेशन याद रखिएगा। आर्टिकल क्या है? द डिसमेंटलिंग ऑफ टैम्प, दैट इज टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट एंड फ्रीडम टू मेजर पोर्ट्स। देखिए ये आया था जो आपका मेजर पोर्ट बिल था ना, उसको। ठीक है। मतलब वो तो एक्ट बन गया था बाद में, इसमें अमेंडमेंट किए गए थे। तो ये आप अपनी जो भी करंट अफेयर आपने पहले फॉलो की हो, अगर विजन वगैरह जो भी की हो, एक बार वहां से रिवाइज कर लेना पोर्ट बिल। ठीक है। नहीं भी करोगे तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। बस आप ये कह सकते हो कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अपने पोर्ट, जो पोर्ट्स हैं हमारे 12 मेजर पोर्ट्स, इनको काफी फ्रीडम दी है अंडर दिस लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट। राइट। ताकि वो लोग अपना काम अपने तरीके से कर सकें, गवर्नमेंट उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। और वो वहाँ पर जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, लैंड यूज हैं, उसको पोटेंशियली यूज कर सकें। ठीक है। नाउ ग्लोबल प्लेयर आर रिकग्नाइजिंग इंडियाज पोटेंशियल एज अ मैरीटाइम कंट्री एंड ह्यूज मार्केट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। कोस्टल शिपिंग फॉर डोमेस्टिक कार्गो हैंडलिंग इज इकोनॉमिकली वेरी वायबल। क्योंकि जब हम कोस्टल शिपिंग के थ्रू भेजते हैं ना, सपोज तमिलनाडु से बंगाल कुछ भेजा, तो कॉस्ट बहुत कम आती है। लेकिन जब रोड पे वाया रोड भेजते हैं तो 4 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट आती है। राइट। तो ये ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट होने जा रहा है, तो वहाँ पर जो भी है लोग, बड़ी-बड़ी कंपनीज आगे अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्प्ले करेंगी कि हम क्या कर सकते हैं इंडिया के कोस्टल सेक्टर में। ऑलराइट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? इसमें मॉडर्नाइजेशन करना है, मैकेनाइजेशन करना है, डिजिटाइजेशन करना है। हम बात कर रहे हैं पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की या पोर्ट लेड कनेक्टिविटी एनहांसमेंट की। देखिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट का जो गोल था, एक स्कीम आई थी, उसका यही था कि पोर्ट के आसपास, जैसे सपोज कि यहाँ पर उड़ीसा है, तो हम यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाएं। ठीक है। ताकि यहीं पर जैसे सपोज आईफोन आए, वो असेंबल हुए, मैन्युफैक्चर हुए, सैमसंग फोन मैन्युफैक्चर हुए, और यहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिए जाएं। इसको कहते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट। ओके। एक बार आप यहाँ पे बिजनेस क्लस्टर बनाओगे तो अल्टीमेटली रियल एस्टेट और दुनिया भर के बिजनेस सब आते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। उसे कहते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट या पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके। उसके बाद हम लोग बना रहे हैं कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर फ्रॉम व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई। ठीक है। इसका मैं आपको वो नहीं दिखा पाया हूँ आज मैप, मैं आपको कल दिखा दूंगा। जैसे ये रशिया है, ठीक है, इधर हमारा इंडिया है। राइट। तो यहाँ से ये साउथ चाइना, ईस्ट चाइना सी से होते हुए मलाक्का स्ट्रेट से पास होकर हम लोग चेन्नई तक एक कॉरिडोर बना रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अभी हमें रशिया जाना होता है ना, तो हम इधर से जाते हैं, पूरा स्विस कैनाल से होते हुए बाल्टिक सी से होते हुए रशिया जाते हैं। तो इधर वाला जो रूट है वो लेता है हमें 40 डेज। और अगर हम इधर का रूट बना लेंगे तो ये हमें लेगा सिर्फ 12 डेज। ऑलराइट। तो रशिया के साथ हमारा जो बिजनेस करना है, जो डील करना है, जो पोर्ट ऑयल वगैरह हम लोग लेते हैं उनसे, वो ईजी हो जाएगा। ठीक है। उसी को कहते हैं हम ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। आई विल शो यू दिस ऑन मैप नेक्स्ट टाइम। ओके। और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी कर ली गई है एंड ऐसा निकल के आया है कि यस ये बनाना चाहिए, इट विल बी कमर्शियली वाइबल। गवर्नमेंट श्योरिटी बॉन्ड्स मार्केट फेल टू किक ऑफ। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था श्योरिटी इंश्योरेंस बॉन्ड मार्केट, क्योंकि अभी क्या होता है कि दो कंपनीज में सपोज कोई बिजनेस डील है, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ भी है, तो इसके बीच की जो श्योरिटी होती है कि ये बिजनेस में कुछ होगा नुकसान तो हम भरपाई करेंगे, तो वो श्योरिटी देनी पड़ती थी बैंक्स को। ठीक है। तो बैंक्स पे पूरा रिस्क आता था, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था श्योरिटी इंश्योरेंस बॉन्ड मार्केट। एक तरह का इंश्योरेंस समझ लीजिए आप इसको। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक गारंटीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बट इट हैज फेल्ड टू टेक ऑफ। Surety bonds, they are a type of insurance policy protecting parties involved in contract from potential financial losses due to breach of contract or other type of non-performance. Okay, so ये guarantee करता है for a premium in case of default in execution of project. Clear? नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्लोबल पेशेंट फंड। अब देखिए लंदन है, यूएई है, यानी कि दुबई या सऊदी है, या इवन कुवैत भी, इनके पास भर भर के फंड, सॉवरेन फंड फंड पड़ा हुआ है इनके पास। ठीक है। बट ये इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मोस्टली ड्यू टू वो उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, क्या ये वायबल होंगे, ये रिटर्न देंगे, प्रॉफिट देंगे, ऐसा। ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पॉलिसी में कुछ ट्वीक करना चाह रही है।
With India requiring massive investment in infrastructure and green transition in the coming year, domestic financing structure making slow headway, Center is set to make renewed effort to tie up with global patient funds for such projects. Okay, तो ऑलमोस्ट ये एग्रीमेंट होने वाला है यूके के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज को लेकर, ठीक है। सिमिलरली हम कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रिया के साथ भी। The authorities seek to exposure of their sovereign wealth, pension and insurance funds to Indian projects. London is world's second largest financial services center with trillions of dollars in its investable funds. The majority of asset managers there don't invest in India due to information gaps. Okay. हम कन्वे नहीं कर पाते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अच्छे से, तो हम चाहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट आए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में या लार्ज नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में या रेलवे प्रोजेक्ट में। ओके, सो थ्रू ए डेडिकेटेड सेटअप विद ऑस्ट्रेलिया एंड सऊदी अरेबिया अकिन टू यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। तो अल्टीमेटली आप बस इसको अपने एग्जाम में अगर कोड भी करेंगे तो ऐसे करेंगे कि हम लोग कैसे फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। ऑलराइट, तो उसी के लिए हम लोग ऑलमोस्ट यूके के साथ ये एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए 412 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कॉस्ट ओवररन, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 4.77 लाख करोड़ का। ठीक है, हमारे यहाँ दो चीजें इंडिया में जरूर होती हैं जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है, एक तो कॉस्ट ओवररन और दूसरा होता है टाइम ओवररन। ना टाइम पे कंप्लीट होती है ना उतनी स्टिपुलेटेड कॉस्ट में कंप्लीट होती है जितना कि शुरू में प्लान किया जाता है। रीजन आप लोग जानते ही हैं, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता पॉलिटिकल बातें। और इट्स रुपीज 70,000 करोड़ आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। ठीक है, तो इसमें 32 फॉर्म्स को सिलेक्ट किया गया है जो कि 40 ने अप्लाई किया था फॉर दिस PLI 2.0। अब यहाँ पर एक एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने के लिए एक स्कीम आई थी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। ओके, तो इसमें 70 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए थे जिसमें से सिर्फ अभी 2 ही कंप्लीट हो पाए। राइट, बाकी 70 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट तो हुए हैं लेकिन उनमें कोई भी, इसमें प्रोविजन ये था कि हर क्लस्टर में 5 यूनिट ऑपरेशनलाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो 70 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट तो हो गए, उन्होंने अपना कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया है, बट उसमें जो 5 एटलीस्ट 5 प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो जानी चाहिए जब तक वो नहीं हुई है। राइट, और ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है, इनकी वाइफ के नाम एक कंपनी है, तो उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली 10 करोड़ का बेनिफिट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए ये न्यूज में आया था। ठीक है, तो ओनली 2 आउट ऑफ 70 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड अंडर दिस स्कीम हैज स्टार्टेड ऑपरेशन। राइट, 17 कंप्लीट हो चुके हैं बट ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए, बाकी के 30 आर रनिंग बिहाइंड स्टिपुलेटेड टाइम शेड्यूल। जो मैंने आपको ऊपर बोला कि कॉस्ट ओवररन एंड टाइम ओवररन, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और ये स्कीम जो है ये इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मिनिस्ट्रीज मेगा फूड पार्क स्कीम जो डिसकंटिन्यू कर रही थी 21 में। तो हमारे यहाँ पर स्कीम्स के नाम बदले जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस तो नहीं बदला जाता। इट इंक्लूड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस लाइक चेंज ऑफ लैंड यूज, जैसे अगर मान लो वो फॉरेस्ट के आसपास का था तो उसको उसका यूज चेंज करना पड़ा। क्लियरेंस फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सैंक्शन ऑफ टर्म लोन बाय लैंडिंग बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोविड रिलेटेड डिलेज। राइट, तो ये हो गई बात इकोनॉमी की, बाकी है न्यूज सब इससे रिलेटेड है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड प्लीज टेक दैट मीन्स 450 सीरीज seriously. Right, please take that seriously. So thanks for joining this. Have a great day and keep learning, guys.